Hello students, BCom second year. Now welcome. All of you are comes in the class BCom second year from first year through promotions due to the non-conduction of the examinations this year due to the COVID-19. So definitely you get some advantage and maybe some disadvantage. Some students who are facing are feeling not good, getting good marks, they are definitely getting the advantage. And the students who are feeling I'm getting the more marks, definitely feeling that I am losing. But no matter, you have a further 4 chances. You can maintain your marks, increase your percentage and decrease this also. In BCom second year, I am taking your paper of corporate accounting in third semester, BCom second year third semester. I am taking group C paper second, that is corporate accounting. Definitely it is not very easy, not very tough papers. It is a numerical paper. So, and as all other papers, this is also divided into 4 units. Most of students know about the syllabus. There is also the 4 units. First units is all students studies who comes from the UP board, CBSE board or ISC board commerce side. That is unit first is the issue of shares, issue forfeiture of shares, redemption of preferences, issue and redemption of debentures. Definitely first part of the first unit is known all the students. पहले यूनिट का इकाई का प्रथम भाग सभी ने पढ़ा हुआ है, वो चाहे किसी भी बोर्ड से कॉमर्स का स्टूडेंट हो। तो दूसरा भाग है रिडम्पशन ऑफ इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स। ये डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है, नहीं है, बट थिंग्स वी आर नीडेड, दैट इज द जनरल एंट्रीज मे बी वन नीड. Unit second is also very easy, that is a valuation of goodwill and shares. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सभी ने पढ़ा है, जो बीकॉम पार्ट 1 में पार्टनरशिप सभी बच्चों ने पढ़ा है। तो पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सभी का पढ़ा हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ये नई चीज है, लेकिन आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. It is also not more tough, it is a little bit easy. थर्ड यूनिट टोटली न्यू यूनिट है, जो आप लोगों के पहले का पढ़ा हुआ नहीं है. अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. एमलगमेशन का मतलब जैसे आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो मर्जर या बिजनेस का मर्जर हो, वो भी बिजनेस है बैंक्स भी, दैट उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. इसी में दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बिजनेस अगर बहुत सारे रीजन से ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हो जाए या अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हो जाए, तो बिजनेस अपने आप लॉसेज में जाने लगे, तो अपने आप को रिफॉर्म करना चाहती है, नए रूप में प्रेजेंट करना चाहता है. जैसे अभी आप देख रहे हो कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन्स विच आर गेटिंग बाय द तमाम बिजनेस यूनिट्स. रिस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंटरनली, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बिजनेस. ये भी आपकी नई चीज है. और फोर्थ एंड लास्ट यूनिट हमारी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और होल्डिंग कंपनीज विथ वन सब्सिडरी ओनली. कंसोलिडेटेड होल्डिंग बैलेंस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी कंपनी पे अपना पूर्ण नियंत्रण करती है. पूर्ण का मतलब अगर उसके पास सामान्य तौर पे कंपनियों में जो मैनेजमेंट होते हैं वो वोटिंग पावर से होते हैं. अगर किसी भी कंपनी के पास
किसी अदर कंपनी का 50% उससे ज़्यादा के शेयर होल्ड होते हैं, इक्विटी शेयर्स, तो वो कंपनी उस बिजनेस के सभी डिसीजंस को प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी जिसने ऐसा कार्य किया है वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी कही जाएगी और सूत्रधारी कंपनी कही जाएगी, और जिस कंपनी में किया है वो उसकी सब्सिडी कंपनी या सहायक कंपनी कही जाएगी। इसके अलावा एक टॉपिक और होते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का समापन। ठीक है, बुक्स की आप बात करेंगे, इसमें जैनन नारंग, करीम खनूजा, हनीफ मुखर्जी में से कोई भी आप बुक्स ले सकते हैं। SM शुक्ला भी ले सकते हैं, एज यू विश। कोई भी बुक्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आप ले सकते हैं, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है जो आपको इस 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है। और हम इस पेपर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनीज। समान तौर पे अगर आप कंपनियों की बात करें, पहली चीज होती है कंपनी क्या होती है। सो कंपनी इज अ वॉलंटरी एंड ऑटोनोमस एसोसिएशन of certain persons with capital divided into numerous transferable shares formed to carry out a particular purpose in common। मतलब कोई भी कंपनी जो स्वैच्छिक और स्वायत्तशासी संघ हो, लोगों का, कुछ निश्चित लोगों का संघ हो, जिसकी कैपिटल हो और जो बहुत सारे असंख्य अंशों में विभक्त हो और जो आसानी से उसको हस्तांतरित किया जा सके, बेसिकली उसका पर्पज हो किसी खास पर्पज को, व्यावसायिक पर्पज को संपादित करना। अदरवाइज कंपनीज की डिफिनेशंस आप आगे पढ़ोगे, बहुत सारी है, और डिस्टिंक्शन ऑफ कंपनी भी आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, जो कि हमारा टॉपिक नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप उसको आप वहाँ पे देख लोगे कि पार्टनरशिप क्या, कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती है, उसका डेफिनेशंस क्या है, एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज भी आप कंपनी में पढ़ोगे। फिर भी हम बिल्कुल उसकी हेडिंग्स की चर्चा कर लेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज इन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉर्मेशंस, चार्टर्ड कंपनी जो सरकार के चार्टर से बनती हो, स्टैट्यूटरी कंपनी जो किसी अधिनियम के तहत बनाई गई हो, रजिस्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनियां जो कंपनी रजिस्टर्ड की जाती हो या पंजीकृत की जाती हो। नेक्स्ट होती है लिमिटेड। रजिस्टर्ड कंपनी में भी कई पार्ट होते हैं। लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है, जो दायित्व है, वो सीमित हो, उनके द्वारा लिए गए अंशों के द्वारा। दूसरी होती गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी में ऐसी कंपनियां जो जिसके लिए उसके मेंबर्स ने, अपनी मेंबर्स कंपनीज ने लिमिटेड अमाउंट को एक सर्टेन लिमिट तक की गारंटी दी। वो अगर वो कंपनी बाउंड अप होती है, उस एक्सटेंट तक की लायबिलिटी वो बियर करेंगे। और तीसरा अनलिमिटेड कंपनीज होती है, मीन्स जिसमें कि दायित्व जो है अनलिमिटेड, असीमित होता है। सामान्य तौर पर इस तरह की कंपनियां पंजीकृत नहीं की जाती, लेकिन LLP लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप ये खास तौर से उसमें होते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका क्लासिफिकेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सामान्य तौर पे 2 तरह की पाई जाती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, यानी निजी कंपनी जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, उससे ज़्यादा मैक्सिमम शेयर होल्डर्स नहीं हो सकती है। और उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन आम पब्लिक को नहीं कर सकती है, उसके शेयर सामान्य तौर पे ट्रांसफरेबल नहीं होते, मार्केट में ट्रेडेड नहीं होते हैं, और कुछ ही किए जाते हैं। दूसरी जो तरह की कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, सार्वजनिक कंपनियां। सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी होती है जिन कंपनी के अंश मिनिमम 7 से अंशधारी होती है, शेयर होल्डर्स होती हैं, लेकिन
उसकी मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं होती है, जितने चाहे असंख्य अंशधारी हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, पूरा वर्ल्ड हो सकता है, पूरा कंट्री हो सकती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। ये पब्लिक कंपनीज होती हैं और इनके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और हमारे जो स्कंध भी पड़िया है, स्टॉक एक्सचेंजेज है, वहाँ इसका ट्रांजेक्शन्स किया जा सकता है, खरीद या बिक्री की जाती है। अगर हम बेसिक तौर पे देखें तो हमें यहाँ पे इसी तरह की कंपनियों का अध्ययन करना है। इन कंपनियों के द्वारा जो सार्वजनिक जनता से, आम पब्लिक से जो पूंजी एकत्रित की जाती है, जो प्राप्त की जाती है, उनको अंशों का निर्गमन करके या सेल करके उससे संबंधित रिलेटेड अकाउंटिंग्स रिकॉर्ड्स क्या होंगे, उससे संबंधित हो यहाँ लेखे करेंगे। अब सवाल उठता है कि शेयर्स क्या होता है। निश्चित तौर पे हमने ये देखा कि हमें अंश सार्वजनिक कंपनियों द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों से रिलेटेड लेखांकन का कार्य करना है, या उनके जो शेयर्स है उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उससे संबंधित कार्य हमें अपना करना है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल है क्या? So share capital refers to the capital raised by a company by the issue of shares. In fact, the capital of the company is divided into shares. Hence, the capital of the company is called share capital. यानी अगर देखा जाए तो जैसा कि होगा, शेयर कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी जो कंपनी की पूंजी होती है वो छोटे छोटे ट्रांसफरेबल स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड होती है, या छोटे छोटे कम मूल्य के अंशों में विभक्त होती है। तो इस तरह से हम इसीलिए कहते हैं जो कंपनी की कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहा जाता है। नो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल्स। पहली चीज तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो उसमें होता है एथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी अधिकृत, नाम मात्र या पंजीकृत पूंजी। वो पूंजी जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते समय, at the time of the registration of the company, that maximum capital required in the future will decide, जो डिसाइड की जाती है। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पूंजी मेंशन होती है उसे एथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। उसी के आधार पे जो रजिस्ट्रेशन फी है वो कंपनी रजिस्ट्रार को देनी होती है। दूसरा होता है इशू कैपिटल, निर्गमित पूंजी। ऐसी पूंजी, अथराइज पूंजी या अधिकृत पूंजी का वह पार्ट जो आम जनता को बिक्री के लिए लाया जाए, मीन्स दैट पार्ट ऑफ द शेयर्स विच आर इशूड द पब्लिक फॉर सेल, इट्स कॉल्ड इशूड कैपिटल। एंड द थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी, means that part of the shares capital which is subscribed by the public, means जितना अंशों का निर्गमन कंपनी ने जनता को किया, उन अंशों में से जितना अंश जनता ने क्रय कर लिया, that is called सब्सक्राइब कैपिटल या प्रार्थित पूंजी कही जाती है। अगर जितना इशू किया पूरा कर लिया तो फुल इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल उस परिस्थितियों में सेम हो सकती है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स द कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। मे बी इट इज अ होल अमाउंट ऑफ द शेयर्स फेस वैल्यू और मे बी लेस। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जितना जनता ने अंशों को क्रय किया, अगर वो अंश, प्रत्येक अंश सपोज आपने किया 10 रुपए का अंश हुआ और कंपनी ने उस पर केवल 8 रुपए मांगे, तो कंपनी की जो कॉल्ड अप कैपिटल होगी 8 रुपीज पर शेयर होगी। अगर 8 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप कैपिटल होगी। इसके बाद आता है पेड अप कैपिटल।
यानी द कैपिटल called with that part of the called up capital which is paid by the shareholders. सपोज जहां पे अगर हमने 8 रुपए कंपनी में अंशधारियों से मांगे, द डिमांड 8 रुपीज पर शेयर, बट only 7 rupees per share received by the company, so the 7 rupees per share is a called up capital. Next, uncalled up capital means that part of the subscribed capital which is not called till the moment, that is called uncalled capital. मीन्स जैसे इस यहाँ पे हमने 10 रुपए का अंश था, कंपनी ने केवल 8 रुपए कॉल किया, जो 2 रुपए प्रति शेयर बचे हुए हैं वो अनकॉल्ड कैपिटल्स कहे जाएंगे. रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल of that part of the authorized capital of the company which is reserved for the purpose of future contingencies, means that will be reissued only at the time of the liquidation of the company or winding of the companies, no during lifetime. That is called reserve capital. यानी अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ऐसी परिस्थितियों के लिए रिजर्व कर दे जब कंपनी का समापन होगा, उस वक्त उसको इशू किया जाएगा या निर्गमित किया जाएगा, वो रिजर्व कैपिटल कही जाएगी. यानी अगर हम अब सपोज करें कि अगर कंपनी के पास 1 लाख एथराइज कैपिटल है, से कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया 10 रुपए वाले से, यानी 10 लाख रुपए कंपनी की एथराइज कैपिटल. उस 1 लाख अंशों में से अगर कंपनी ने 90,000 शेयर्स इशू कर दिए, तो हम कहेंगे इशूड कैपिटल हमारी 90,000 शेयर्स ऑफ टेनिस 9 लाख रुपीज इशूड कैपिटल. अब सपोज करिए उस 90,000 इशूड कैपिटल से 80,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए. 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज द कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल. और कंपनी ने अगर उसमें से 8 रुपए पर शेयर मांगे, तो 80,000 शेयर्स ऑफ ₹80 इट इज कॉल्ड अप कैपिटल, यानी 6,40,000 रुपीज इज द कॉल्ड अप कैपिटल. अब सपोज करें उसमें से 5,000 शेयर्स ने 2 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, यानी 10,000 नहीं दिया, यानी 10,000 रुपीज आप कॉल्ड अप कैपिटल से घटा दोगे, मीन्स 6,30,000 इज द paid up capital. So this is the types of capital of the company. Now हम चर्चा करेंगे शेयर. शेयर्स क्या होती है? So the capital of company is divided into units of small denomination. Is unit is called a share. यानी जो टोटल कैपिटल छोटे छोटे भाग में विभक्त होती है, उसे ही हम शेयर कैपिटल अंश पूंजी कहते हैं. सो अ शेयर्स रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी. इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोप्राइटरी रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी. इन अदर वर्ड्स, इट इज द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी. यानी जिसके पास अंश होंगे, जो उसका वही कंपनी का ओनर कहलाता है, कंपनी की उतनी पूंजी का वो स्वामी माना जाता है. शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल्स. यानी कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. Article of association, memorandum of association for the outer part of the company relationship, different outsiders, and article of association internal management purpose से होते हैं. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो तरीके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं, उसके आधार पे अंशों का निर्गमन किया जाता है. टाइप्स ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो सामान्य तौर पे 2 तरह के अंश होते हैं. पहला प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकार अंश, और दूसरा इक्विटी शेयर्स या समता अंश.
इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, दो डिफरेंसेस होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स टू whom two types of the priorities given on other shares. First, if the company declared a dividend, the first of all give the dividend to them at a fixed rate of dividend which is mentioned at the time of the issue of that shares. And at the time of wounding of liquidation of the companies, after paying all the liabilities of the company, if any fund remain, the capital of that shareholders return first. The shareholders who have these two preferential rights are called preference shares, and a holder of that shares are called preference shareholders. So there is different types of the preference shares, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब उसके बाद आएंगे. दूसरा होता है हमारा इक्विटी शेयर्स या समता अंश, जिनको इस तरह का किसी भी तरह की फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, और अगर डिविडेंड प्रॉफिट होता है तो कितना भी उनको डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है. साथ ही साथ अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे लास्ट में अगर पैसे बचते हैं, फंड बचता है, तो उनका कैपिटल रिटर्न किया जाता है, और कैपिटल से भी ज़्यादा पैसा भी बचता है तो उन्हें भी वो दिया जाता है. तो इक्विटीज के शेयर्स के टाइप्स नहीं होते, लेकिन निश्चित तौर पे प्रेफरेंस शेयर्स डिफरेंट तरह की होती है. डिविडेंड राइट्स के आधार पे भी प्रेफरेंस शेयर्स को दो भागों में बांटा जाते हैं. पहला होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन पे अगर किसी वर्ष में डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती है कंपनी, तो अगर आने वाले वर्षों में कंपनी को प्रॉफिट होती है तो पिछले वर्षों के अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड को जोड़ करके दिया जाएगा पहले. और जिनको इस तरह की सुविधा नहीं होती है वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहे जाते हैं, या असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहे जाते हैं. दूसरा कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो भाग में बांटा जाता है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल शेयर्स वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर जिनको कि एक निश्चित समय के बाद आप इक्विटी या समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हो. और नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स आर दोज शेयर्स which cannot be converted into equity shares, that is the non-convertible. दूसरा रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस पूर्वाधिकार अंशों को भी दो भागों में बांटा जा सकते हैं, पहला रिडीमेबल और दूसरा इरिडीमेबल. रिडीमेबल का मतलब शोधन, यानी उनकी पूंजी का वापस करना. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स whose capital will be returned or redeemed during the life of the times or after a specified period which is mentioned at the time of the issue of preference shares. And irredeemable preference shares अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी those shares of which capital is not redeemed during the lifetime of the company. और नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन होता है वो द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, यानी जो आधिक्य लाभ का आधिक्य होगा उसमें अंश सहभागिता करने के आधार पर. पार्टिसिपेटिंग मीन्स दोज प्रेफरेंस शेयर्स which are participating the extra profit after giving a certain rate of dividend to the equity shareholders. यानी एक निश्चित दर से समतांशधारियों को लाभांश देने के पश्चात भी अगर कोई लाभ बचता है तो उसमें भी वो अपना हिस्सा बटाते हैं या शेयर लेते हैं. दे आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. एंड नेक्स्ट होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यानी जिनको इस तरह का अधिकार नहीं होता है, वो गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहे जाते हैं या नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स कहे जाते हैं.
So these are the types of the preferences. And नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा आफ्टर दिस इज द एंड टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पे चर्चा करेंगे और इसकी जनरल एंट्रीज पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की चर्चा करना प्रारंभ करेंगे।